फ्रेंड्स, हमने अम्ल, क्षार, लवण और पीएच की दो क्लासेस की बात कर ली थी और आज जो अपनी तीसरी क्लासेस है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये क्लासेस 9th और 10th के सिलेबस पर बेस्ड है। ज़्यादा हाई लेवल के इसमें क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं आज हर क्वेश्चन पर मैं आपको 30 सेकंड दूंगा और आपको उसका आंसर बताना है और खुद टेस्ट भी करना है कि मुझे क्वेश्चंस आते हैं या नहीं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में यह कहा गया है कि दांतों के अंदर जो आपका इनेमल होता है, ये वाइट वाला पार्ट आप सबको पता है इनेमल है। दांतों का जो इनेमल है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, वो एक सॉल्ट का बना होता है जिसका नाम कैल्शियम फास्फेट है। उसकी प्रकृति कैसी होती है, यानी क्वेश्चन ये है कि जो कैल्शियम फास्फेट नाम का जो लवण है उसकी प्रकृति कैसी है। पानी में मिलाओगे तो वो एसिडिक होगा, पानी में मिलाओगे तो वो बेसिक होगा, पानी में मिलाओगे तो वो उदासीन होगा, या पानी में मिलाओगे तो वो उभयधर्मी होगा। सबसे पहले आप सबके दिमाग में ये होना चाहिए कि कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। आप सबको पता है क्योंकि आप सब मतलब एज ए साइंस के स्टूडेंट हैं तो सबको पता होता है कि कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है। क्योंकि कैल्शियम की बात करें तो इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये अपना विन्यास अक्रिय गैस जैसा करना चाहता है, इसीलिए कैल्शियम +2 बनाता है। फॉस्फेट आप सबको पता है PO4-3। PO4-3। तो पहली चीज अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या हुआ तो हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला हुआ Ca3 PO4 का होल ट्वाइस। ये हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब आप सबको पता है कि जब भी हमें कोई सॉल्ट दे दे, जैसे आपको पता है एक तो कैल्शियम है और एक फॉस्फेट है, अगर आप इसको पानी के साथ रिएक्शन करोगे तो इसके साथ पानी के OH आयन जुड़ेंगे और कैल्शियम जब पानी के OH आयन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी तरह फॉस्फेट क्या करेगा, फॉस्फेट के साथ पानी के 3 H+ जुड़ेंगे और ये कन्वर्ट होता है H3PO4 में। यानी जब आप कैल्शियम फास्फेट को पानी के अंदर डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फास्फोरिक एसिड बनता है। H3PO4 वीक एसिड की कैटेगरी में आता है, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है। स्ट्रॉन्ग बेस आपको ज्यादा OH आयन देगा, परिणाम स्वरूप माध्यम की प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। यही कारण है कि जो कैल्शियम फास्फेट है उसकी प्रकृति कैसी होती है, बेसिक होती है। ध्यान रखें, सेकेंडरी जो ग्रुप है जिसके अंदर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है, वो वाला बेटा मांगे कन्या वाला, उसके अंदर बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड ये दोनों तो आपके वीक टाइप के बेस होते हैं, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रांशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इसीलिए कैल्शियम फास्फेट की जो नेचर है वो कैसी है, बेसिक है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और अब अगले क्वेश्चन का जवाब आप खुद देखें। इनमें से वो कौन से दो पदार्थ हैं जो आपस में रिएक्शन करेंगे और लवण और जल बनाएंगे। तो आप सबको पता है लवण और जल बनाएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको यह बताना है कि इनमें से ऐसे कौन से 2 सब्सटेंस हैं जिनकी आपस में रिएक्शन होके लवण और जल बनेगा। तो अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, अम्ल और क्षार जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो लवण और क्या बनाते हैं, अम्ल जल बनाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, अम्ल क्षार के साथ रिएक्शन करके लवण और जल बनाता है। इसका मतलब ये उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात कर रहा है। लवण और जल किसके अंदर बनेंगे, लवण और जल तब बनेंगे जब एक अम्ल होगा और दूसरा क्या होगा, क्षार होगा। पहले ऑप्शन में दे रखा है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड होता है ये कॉपर, सेकंड ये कॉपर ऑक्साइड है। आपको पता है ये धात्विक ऑक्साइड है, पहले ही बता चुका। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, ये क्षारीय हो गया। दूसरा आपके पास इथेनोइक एसिड है। आप सब जानते हैं एसिटिक एसिड का IUPAC जो नेम होता है वो इथेनोइक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का जो IUPAC नेम है वो इथेनोइक एसिड है। अब ये हो गया बेस और ये हो गया एसिड, और एसिड और बेस जब रिएक्शन करेंगे तो आपको पता है सॉल्ट और क्या बनेगा, वाटर। इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट आएगा। अब आप सबको पता है, देखिए कुछ रिएक्शन तैंत बेस पे है वो आपको आनी भी चाहिए। जैसे आपको पता है जब किसी मेटल की रिएक्शन
अम्लों के साथ कराएंगे। मैग्नीशियम की रिएक्शन आप H2SO4 से करोगे तो एक तो बनेगा MgSO4 और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। सोडियम ऑक्साइड और जल, सोडियम ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड है और धात्विक ऑक्साइड को हमें पता है जब पानी के साथ रिएक्शन करते हैं धात्विक ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो बेस बनेगा। जिंक कार्बोनेट और HCl, आप सबको पता है कार्बोनेट्स की रिएक्शन अगर एसिड्स के साथ करें तो अभी आग भी जाएगा, आगे सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 बनेगा। और यहां हमसे पूछा गया है कि केवल आपको क्या क्या बनाना है, सॉल्ट और वाटर बनाना है। और सॉल्ट और वाटर तो तभी बनता है जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं। समझ में आ गई होगी बात, इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट किया। अगला क्वेश्चन, जब अम्ल के H+ आयन क्षार के OH आयन से आंशिक रूप से उदासीन होते हैं, यह कह रहा है कि तो लवण कैसा बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है। यह कहना चाह रहा है कि सॉल्ट है, सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट बनता है। अब ये कहता है कि सॉल्ट तो मान लो 50 तो H+ आयन है, लेकिन जो बेस है वो 25 ही है। ये कहता है कि जब अम्ल के H+ आयन व क्षार के OH आयन से, मतलब जल के मतलब अम्ल के H+ आयन का आंशिक उदासीनीकरण OH आयन से होता है। कहने का मतलब मान लीजिए 50 H+ है, 50 H+ है और 25 ही आपके पास OH आयन है, तो जो उदासीनीकरण होगा वो 25 H+ का 25 OH आयन से उदासीनीकरण हो जाएगा। फिर भी क्या बचेंगे, 25 H+ बचेंगे। ऐसी स्थिति में जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। वापस सुने, जब अम्ल के H+ आयन है उनका क्षार के OH आयन से आंशिक उदासीन होते हैं। कहने का मतलब जल के सारे H+ आयन OH आयन से उदासीन नहीं होते, कुछ H+ आयन फिर भी रह जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप जो सॉल्ट बनता है वो सॉल्ट क्या कहलाता है, एसिडिक सॉल्ट कहलाता है। इसीलिए इसका आंसर थर्ड रहा। फिर वही बात, जो स्टूडेंट देखिए, एक बात और मैं आपको बता दूं, 1 फरवरी से साइंस और मैथ की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। उसके अंदर 1 फरवरी से 20 फरवरी तक लगातार 30 क्वेश्चन साइंस के और 30 क्वेश्चन मैथ के कंप्लीट आपको दिए जाएंगे और वो 20 टेस्ट आपको देने हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एनएम क्लासेस के ऐप पे जाना है और एनएम क्लासेस का जो ये ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां आपको एनएम क्लासेस का ये ऐप दिखेगा, आप इसको डाउनलोड कर लें। और अगर जैसे आपको लगता है कि मुझे रीड केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने हैं तो वो वहां मिल जाएंगे, और अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वहां मिल जाएंगे। ये एनएम क्लासेस का प्ले स्टोर पर आप देखेंगे तो ये हमारे एनएम क्लासेस का ऐप है। अगला क्वेश्चन, हर एक असिस के अंदर कितने क्रिस्टलीय जल के अणु होते हैं। देखिए, कुछ आपको सॉल्ट याद होने चाहिए। हरा कसिस आप जानते हो, हरा कसिस बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल को और उसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2। ये चीज हरा कसिस कहलाती है। और हरे कसिस के अंदर क्रिस्टलीय जल के जो अणु होते हैं वो 7 होते हैं। सब जानते हैं नीला तोता, नीला तोता आप सब जानते हैं कॉपर सल्फेट के साथ 5 जल के अणु जुड़े होते हैं, वो नीला तोता है। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, नीले तोते के अंदर कितने क्रिस्टलीय जल के अणु जुड़े होते हैं, 5। और हरे कसिस के अंदर पूछे तो आप क्या कहेंगे, 7 क्रिस्टलीय जल के अणु इसके अंदर जुड़े होते हैं। आज के सारे क्वेश्चन 9th 10th की बुक से बेस है। अगला क्वेश्चन, इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तनु HCl के साथ CO2 नहीं देगा। देखिए, 10th के अंदर एक रिएक्शन आप सबने पढ़ी है कि जो कार्बोनेट्स होते हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की रिएक्शन एसिड्स के साथ कराई जाए, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की रिएक्शन एसिड्स के साथ कराई जाए, CO3-2 कार्बोनेट है, H+ एसिड है। कार्बोनेट मतलब अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से कराई जाए, जैसे कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से करोगे तो बनेगा H2CO3। H2CO3 क्या है, एक्चुअल में वीक होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है H2O और CO2 के अंदर। यानी किसी भी कार्बोनेट की रिएक्शन, कोई सा भी कार्बोनेट हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, कोई भी कार्बोनेट हो, अगर उसकी रिएक्शन एसिड के साथ की जाती है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, CO2 गैस बाहर निकलती है। इसी तरह बाइकार्बोनेट की रिएक्शन अगर एसिड के साथ करोगे तो आपको पता है H2CO3 बनेगा और H2CO3 आगे चलकर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हीट करने पर H2O और CO2 के अंदर। यहां क्वेश्चन यह है, इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है
जिसके अंदर हम एसिड डालें और CO2 गैस नहीं बनेगी। यहां कॉन्सेप्ट इतना सा याद रखना है कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जिनके अंदर पाया जाता है उनकी रिएक्शन जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हैं तो कौन सी गैस बनती है? CO2। लाइम का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का है। अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो इसके अंदर बनता है कैल्शियम क्लोराइड और साथ में वाटर बनता है। मार्बल या लाइमस्टोन एक ही बात होती है, मार्बल बोल लो चाहे लाइमस्टोन बोल लो, मार्बल या लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तो आपको पता है ये इसके साथ जुड़ेगा, एक तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड। और जब भी आपको दिख जाए H2CO3 और H2CO3 किस किस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है? H2 और साथ में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2। बेकिंग सोडा आप सब जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन HCl से कराओगे तो वही H2CO3 बनेगा और H2CO3 जब भी बनेगा तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी? CO2। इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट गया। पूरे एनसीईआरटी बेसिस के क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो कपड़े धोने का सोडा है, वॉशिंग सोडा जिसको आप बोलते हो, जनरल फॉर्मूला आप सबको पता है, इसमें सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जल के अणु जुड़े रहते हैं। वायु के जब कांटेक्ट में जब कपड़े धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा आता है तो उस समय इसके अंदर इफरवेसेंस होता है। इफरवेसेंस का मतलब यह है कि इसमें से 9 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट .H2O के अंदर। रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है कि जब कपड़े धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा वायु के संपर्क में आता है तो 10 में से 9 अणु गायब हो जाते हैं, एक अणु रह जाता है, सोडियम कार्बोनेट .H2O बनता है जब वॉशिंग सोडा वायु के संपर्क में आता है। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल में सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था कि सीमेंट में कठोरता आने का क्या कारण होता है। जैसे जो हम सीमेंट यूज करते हैं तो थोड़े दिन बाद खुला रह जाता है तो वो बहुत हार्ड हो जाता है, तो सीमेंट में कठोरता आने का कारण जिप्सम होता है। और जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, आप सब जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और जब ये इसके कठोरता का कारण या इसमें जब हार्डनेस आती है तो उसका कारण होता है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जैसे आपने देखा भी होगा अस्पताल में प्लास्टर चढ़ाते हैं, बाद में वो बहुत हार्ड हो जाता है, शुरू में तो वो सॉफ्ट होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? जब वो वाटर के कांटेक्ट में आता है, जब उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होते हैं, उसके बाद वो किसके अंदर बदल जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका हार्ड हो जाता है। तो वो पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में हार्डनेस कब जनरेट होती है, तो आप कहोगे जब वो वाटर के कांटेक्ट में आता है तब उसके अंदर क्या जनरेट होती है? हार्डनेस जनरेट होती है। अगला क्वेश्चन, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के में कितने जल के अणुओं में अंतर है? अब आप सबको पता है जिप्सम तो होता है CaSO4.2H2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस आप सब जानते हैं CaSO4.12H2O। दोनों में आपको पता है 1.5 जल के अणु का अंतर है। 1.5 को लिखा जा सकता है 3/2। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जो आपके जिप्सम है उसके अंदर जल के अणुओं में कितना अंतर होता है? तो आप कहोगे 3/2 जल के अणुओं का अंतर होता है या 1.5 का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन, जिंक की रिएक्शन कास्टिक सोडे के साथ कराई जाए तो क्या है? देखिए कुछ रिएक्शंस आपको आनी चाहिए। जैसे पहली रिएक्शन, जिंक की रिएक्शन किसी मेटल की रिएक्शन अगर एसिड्स के साथ कराई जाए, यानी ज्यादातर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसमें क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर स्थित जितनी भी धातुएं हैं अगर उनके अंदर एसिड डाला जाए तो जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बने, एक रिएक्शन। यहां आपसे पूछा है जिंक की रिएक्शन जब NaOH के साथ कराई जाए, कास्टिक सोडे के साथ कराई जाए, तो एक तो बनता है सोडियम जिंकेट Na2ZNO2, सोडियम जिंकेट, और साथ में जो गैस बनती है उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन गैस। इसीलिए यहां आंसर जाएगा कि सोडियम जिंकेट और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। बहुत सारे लवण ऐसे होते हैं जो वातावरण से नमी को अवशोषित कर लेते हैं। बहुत सारे सॉल्ट ऐसे होते हैं जो वातावरण से जल को अवशोषित कर लेते हैं। ये जो प्रॉपर्टी होती है इसे कहा जाता है डेल्यूक्यूसेंस, या इस चीज को कहा जाता है प्रस्वेद। कि बहुत सारे सॉल्ट ऐसे होते हैं जो वातावरण से जल को अवशोषित कर लेते हैं।
सॉल्ट का ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, डेलिक्विसेंस कहलाता है। देखो क्रिस्टलाइजेशन तो हो नहीं सकता, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब तो क्रिस्टल का बनना होता है, हाइड्रेशन हो नहीं सकता। ये डेलिक्विसेंस कहलाता है कि जो आपके सॉल्ट है वो वातावरण से अगर नमी को एब्जॉर्ब कर लें तो वो चीज डेलिक्विसेंस कहलाता है। और इसके अपोजिट अगर किसी सॉल्ट, जैसे अभी भी बताया था कपड़े धोने का सोडा, अगर आप उसको वायु के संपर्क में रखते हो तो उसमें जल के अणु उड़ जाते हैं, वो चीज कहलाता है एफ्लोरेसेंस। असत्य कथन बताइए। सभी धातु कार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अम्लों से रिएक्शन करें तो कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर आप HCl से करेंगे तो एक तो बनता है कैल्शियम क्लोराइड, ये बना H2CO3, H2CO3 ऑलवेज बदल जाता है H2 और CO2। तो पहला ऑप्शन सही है कि सभी धातु कार्बोनेट जब अम्लों के साथ रिएक्शन करते हैं तो लवण, जल और CO2 बनता है, सही है। दूसरा, सारी धातुएं नहीं, कुछ धातुएं जैसे जिंक, अगर इसकी रिएक्शन आप एसिड से कराओगे तो एक तो सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरे स्टेटमेंट में आप सबको पता है कि जो धातु ऑक्साइड्स होते हैं, धातु ऑक्साइड, जैसे मान लीजिए धातु ऑक्साइड मैंने काम में लिया सोडियम ऑक्साइड, और सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर पानी के साथ कराई जाएगी तो किसी भी धातु ऑक्साइड को जब आप पानी में डालेंगे तो उसकी प्रकृति क्षारीय हो जाती है, धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। तभी तो हम कहते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, क्योंकि धातु ऑक्साइड को जैसे ही पानी में डालते हैं तो आपका धात्विक हाइड्रोक्साइड बन जाता है, इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट सही नहीं है। चौथा स्टेटमेंट सही है, सभी अधात्विक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको अगर आप पानी के अंदर डालेंगे तो वो कार्बोनिक एसिड बना रहा है, बिल्कुल सही बात है, अम्ल बनाता है, इसीलिए चौथा स्टेटमेंट भी सही है कि जो नॉन मेटल्स होती हैं अगर उनको पानी के अंदर डाला जाए तो वो सीधी सी बात है अम्ल बनाती है, इसीलिए इसका आंसर थर्ड है। देखिए ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक जनरल क्वेश्चंस होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि अपन दोनों तरह की बात कर रहे हैं, जैसे कल एक क्लास और लूंगा मैं इसकी, तो करीबन 80 क्वेश्चन आपके एसिड बेस से तैयार हो जाएंगे, फिर अपन कार्बन और उसकी यौगिक, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऐसे सारे क्वेश्चंस लेंगे। ये अच्छा लेवल है, जो मुझे लगता था वो मैंने आपको सारा बता दिया। जिंक की अभिक्रिया एक ऐसे सॉल्यूशन से कराते हैं जिससे जो गैस उत्पादित होती है वो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। तो आप सबको पता है जो जिंक है उसकी रिएक्शन अगर हम HCl के साथ कराते हैं तो बनती है जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है, और सबको पता है हाइड्रोजन गैस को जब हम जलाते हैं तो पॉप साउंड आती है। तो वो कह रहा है कि जिंक की रिएक्शन आप एक सॉल्यूशन से करा रहे हो, एसिडिक सॉल्यूशन से करा रहे हो, इसका मतलब जिससे जो गैस उत्पादित होती है उसमें पॉप की ध्वनि आती है, इस सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी, क्योंकि ये सॉल्यूशन एसिडिक है तो इसकी पीएच का मान 7 से क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 4 सॉल्यूशन दिए, एक P, एक Q, एक R और एक S। P की पीएच है 1, Q की पीएच है 9, R की पीएच है 3 और S की पीएच है 13। ये पीएच हमें पता है, जब पीएच किसी क्वेश्चन में दे रखी होती है तो H आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻1, कल ही बताया था H आयन की कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला 10⁻⁻⁻, याद करो, इसके बिना ये होगा नहीं। H आयन की कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला कल ही बताया था 10⁻⁻⁻। तो इसके अंदर H आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻9, इसमें H आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻3 और इसमें H आयन की कंसंट्रेशन 10⁻13 होगी। अब आप सबको पता है एक चीज और कि H आयन और OH आयन, इन दोनों का कंसंट्रेशन का जो गुणनफल होता है वो हमेशा 10⁻14 होता है। अगर इसके अंदर H आयन 10⁻1 है तो सीधी सी बात है इसमें OH आयन होगा 10⁻13, इसमें OH आयन होगा 10⁻4, इसमें होगा 10⁻10 और इसमें होगा 10⁻1। अब अपन को चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। P सॉल्यूशन में H आयन की कंसंट्रेशन R से ज्यादा है, बिल्कुल सही है। P सॉल्यूशन में तो H आयन है 10⁻1 और R है में है 10⁻3।
10 की घात -1 10 की घात -3 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही है। पी विलियन में H आयन की कंसंट्रेशन R से ज्यादा, ये स्टेटमेंट सही है। Q विलियन में OH आयन की कंसंट्रेशन S आयन की कंसंट्रेशन से कम है, बिल्कुल सही है। Q के अंदर OH आयन की कंसंट्रेशन 10 की घात -4 है, S में 10 की घात -1 है, तो Q आयन के अंदर OH आयन की कंसंट्रेशन S आयन से कम है, बिल्कुल सही है। P विलियन में OH आयन की कंसंट्रेशन R से ज्यादा है, ये गलत है। P विलियन में OH आयन की कंसंट्रेशन R से कम है, ये तो ठीक है। P प्रबल अम्ल है क्योंकि P की pH 1 है। Q दुर्बल अम्ल है, ये थोड़ा सा ये भी गलत है, यहां थोड़ा सा P प्रबल अम्ल है, जबकि थोड़ा इसको सही कर ले, यहां Q की जगह आएगा R दुर्बल अम्ल है। P प्रबल अम्ल है और R दुर्बल अम्ल, इसीलिए आंसर थर्ड रहा। देखिए थोड़ा सा अपने दिमाग में दो चीजें रखें। अम्ल क्षार अवधारणा एक होती है कि क्या चीज एसिड है, क्या चीज बेस है। तो सबसे पहले तो आप सबको पता है, इसको आर्रेनियस ने बताया कि किसी भी पदार्थ को पानी में घोलें, अगर वो H आयन दे तो अम्ल और OH आयन दे तो क्षार। उसके बाद ब्रोंस्टेड लॉरी अवधारणा आती है। तीसरी अवधारणा लुईस अम्ल और लुईस क्षार अवधारणा, लुईस अम्ल और लुईस क्षार। लुईस अम्ल और लुईस क्षार जो अवधारणा होती है, यह लॉन पेयर बेस्ड अवधारणा है, लॉन पेयर पर आधारित अवधारणा है। लुईस अम्ल वो होते हैं जो लॉन पेयर ग्राही होते हैं, और लुईस क्षार वो होते हैं जो लॉन पेयर दाता हो। जो लॉन पेयर को कहेंगे आजा आजा, वो लुईस अम्ल है। जो कहेंगे लॉन पेयर तू जा जा, वो है लुईस क्षार। अब हमसे पूछा जाए लुईस क्षार क्या है, तो पहली बात है लुईस क्षार होते हैं नेगेटिव आयन। अगर आपको कोई नेगेटिव आयन दिख जाए जैसे I- OH-, तो वो लुईस क्षार है। और इसके अपोजिट अगर आपको पॉजिटिव आयन दिख जाए, कोई भी पॉजिटिव आयन दिख जाए, जैसे आपको अमोनियम आयन ही क्यों ना दिख जाए, तो आप इसको किस कैटेगरी में ले लेंगे? लुईस अम्ल। पहला अंतर। दूसरी चीज क्या होती है, लुईस क्षार कौन होते हैं? लुईस क्षार वो होते हैं जिनके पास लॉन पेयर उपलब्ध हो। भाई जब लॉन पेयर उपलब्ध होंगे तभी तो लॉन पेयर देगा। जैसे हम बात करें अमोनिया की, यहां पर अमोनिया की, तो आप सबको पता है कार्बन के भाइतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन के भाइतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से बंधा होता है। यह स्ट्रक्चर अमोनिया की। अमोनिया में अगर आप देखोगे तो इस नाइट्रोजन का अष्टक पूरा है, 2 4 6 और 2 8, और साथ में लॉन पेयर उपलब्ध है। अगर केंद्रीय परमाणु के पास लॉन पेयर उपलब्ध है, जनरली नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जिनमें आपको लगे कि इनमें नाइट्रोजन या ऑक्सीजन लॉन पेयर इन्हीं के पास उपलब्ध होते हैं। तो अब इस अमोनिया में इस नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, कोई अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं रखना चाहता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रखते ही यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, तो कोई रखना नहीं चाहता, तो इसके अंदर लॉन पेयर देने की प्रवृत्ति होती है। भाई बेस वही तो है जो लॉन पेयर दे। अब लॉन पेयर देगा कौन? वही तो देगा जिसके पास होंगे। तो इसके पास लॉन पेयर है तो ये लॉन पेयर देगा, इसीलिए यहाँ जो अमोनिया है वो किसका काम करेगा? लुईस बेस का काम करेगा। तो देखिए लुईस बेस आपके कोर्स के हिसाब से नेगेटिव आयन लुईस बेस है। दूसरी बात, जिनके पास लॉन पेयर उपलब्ध है, अष्टक पूरा है, केंद्रीय परमाणु के पास लॉन पेयर उपलब्ध है, वो लुईस क्षार की कैटेगरी में आते हैं। जैसे अमोनिया हो गया, 1 डिग्री एमीन हो गया, 2 डिग्री एमीन हो गया, आपका अल्कोहल हो गया, आपका वाटर हो गया, ये सब लुईस क्षार की कैटेगरी में आते हैं। तो इसके अंदर लुईस क्षार अमोनिया है, Cl- है और OH- है, A, C और D इसका आंसर होगा। अब लुईस अम्ल में कौन कौन आते हैं? एक तो लुईस अम्ल में आपके आते हैं पॉजिटिव आयन, जैसे आपको कोई भी मेटल आयन दिख जाए, Cu+2, Al+3, Cr+3, समझ जाना ये लुईस अम्ल। दूसरा क्या, लॉन पेयर कौन लेगा? जिनका अष्टक अपूर्ण रहता है, जैसे BF3 लुईस अम्ल है, AlCl3, ZnCl2, ये लुईस अम्ल। तीसरी चीज क्या होता है, जिनमें आपको मल्टीपल बॉन्ड दिखाई दे, जिसमें आपको जैसे आपको दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में बहुल बंध दिख रहा है ना, ये बहुल बंध। अगर आपको किसी अणु में बहुल बंध दिखाई दे और वो बहुल बंध
असमान परमाणुओं के बीच में हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे SO3 है, अगर आपको बहुल बंध दिखाई दे असमान परमाणुओं के बीच में, तो वो भी किसका काम करते हैं? लुईस अम्ल का काम करते हैं। इसीलिए यहां SO3 लुईस अम्ल है। इसीलिए इसका आंसर A, C और D आता है। आपको ये बताना है इनमें कौन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखो, एक तो वाटर तो आप सबको पता है ये तो उदासीन होता है। एसिटिक एसिड सिरके में मिलता है। एसिटिक एसिड एक कार्बनिक एसिड है, जबकि HCl अकार्बनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ऑर्गेनिक एसिड से, इसीलिए H2O से ज्यादा जो एसिडिक होगा वो एसिटिक एसिड होगा, और एसिटिक एसिड से ज्यादा जो एसिडिक होगा वो आपका कौन होगा? HCl होगा। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ऐसा ऑप्शन वाटर, देन एसिटिक एसिड और देन HCl। अगला क्वेश्चन, अगर आप किसी एसिड को, क्या होता है जब किसी एसिड को पानी में डालते हैं, मान लीजिए वाटर है और आपने इसके अंदर एसिड डाल दिया HCl, तो सबसे पहली बात तो जैसे ही पानी के अंदर एसिड डालोगे तो ये आयनाइज होगा H+ और Cl-। तो पहला ऑप्शन सही है कि जब किसी एसिड को पानी में डालते हैं तो सबसे पहली बात तो उसका आयनाइजेशन होता है। ठीक है, उदासीनीकरण की तो कोई बात ही नहीं है। उदासीनीकरण तो तब होता है जब एसिड की रिएक्शन किसी बेस से कराते हैं। सॉल्ट फॉर्मेशन की भी बात भी नहीं है। अगर पानी में अगर आप एसिड डालोगे तो सीधी सी बात है कि पानी में एसिड डालोगे तो पानी में एसिड डालते हुए तो आयन देगा आपको। और दूसरी चीज क्या होता है, चाहे एसिड के अंदर पानी डालें या पानी में एसिड डालें, जैसे मान लो आपने पानी ले लिया और उसमें 1-2 बूंद एसिड की डाल दी, तब तो वो तनुकरण हो गया, डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट H2SO4 यही तो है। कंसंट्रेट H2SO4 में तो पानी है नहीं, इसका मतलब H2SO4 को पानी के अंदर अगर आपने मिला दिया तो डाइल्यूट हो जाता है। इसीलिए जब किसी एसिड को आप पानी में मिलाते हो तो आयनन होता है, साथ ही साथ डाइल्यूशन होता है। इसीलिए जो इसका आंसर है फर्स्ट गया, फर्स्ट एंड थर्ड। इनमें कौन सा बेस है पहचानना है। अभी अभी आपने कहा था, वैसे भी देख सकते हो ये अधात्विक ऑक्साइड है। वैसे भी अभी आप बता सकते हो कि लुईस से भी सोचोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड में बहुल बंध है असमान परमाणुओं के बीच में, तो ये तो लुईस अम्ल हो गया। और वैसे भी अधात्विक ऑक्साइड है तो अधात्विक ऑक्साइड तो अम्लीय होता है। NO2 अधात्विक ऑक्साइड है, ये भी अम्लीय है। कार्बन डाइऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड है, ये अम्लीय है, तो मजबूरी में यहाँ जिंक ऑक्साइड करना पड़ेगा। वैसे तो जिंक ऑक्साइड आपको पता है उभयधर्मी प्रकृति का होता है, ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है। एक्वारेजियम मिश्रण में HCl और HNO3 का क्या अनुपात होता है, ये आपको आना चाहिए। एक्वारेजियम मिश्रण के अंदर HCl और HNO3 का क्या अनुपात होता है। तो कुछ क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं आप भी मुझे आज व्हाट्सएप में लिख के देंगे चैट बॉक्स में। एक्वारेजियम मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है, 1:3 या 3:1 आप बताएंगे सब इसका आंसर। ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड की बुक में है। ये उसी तरह का क्वेश्चन है कि जो अंडा है उसका कवर है वो एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब ये कहता है कि अंडे का जो पिसा हुआ कवर है, मतलब जो अंडा है उसका जो कवर है उसकी हम किसी एसिड से रिएक्शन कराते हैं। क्वेश्चन मैं आपको बता दूं फिर लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। कोई सॉल्यूशन अंडे के पिसे हुए कवर से अभिक्रिया करता है, तो ये जो सॉल्यूशन है ये एक्चुअल में HCl है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब हम HCl से कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और CO2 बनता है। अब आप सबको पता है कि जो ये CO2 है, जब आप इसको चूने के पानी से प्रवाहित करोगे तो चूने के पानी को ये क्या करेगा, दूधिया कर देता है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अब क्वेश्चन को देखें, कोई सॉल्यूशन है वो अंडे के पिसे हुए कवर से रिएक्शन करता है, एक गैस उत्पन्न होती है जो चूने के पानी को दूधिया करती है, तो वो पूछ रहा है कि यहां पर ये सॉल्यूशन कौन सा है, तो HCl सॉल्यूशन। हमारे शरीर का जो ज्यादातर पीएच, जो हमारे शरीर जिस पीएच पर वो काम करता है वो जनरली आपको पता है ब्लड 7.4 पर काम करता है, तो हमारी बॉडी का जो पीएच है वो जनरली 7 से 7.8 पर काम करता है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और कल एक क्लास और लूंगा, उसके बाद इसको अपन खत्म करके चौथा टॉपिक लेंगे। और उम्मीद करता हूं एक्वारेजिया वाले के आंसर आप सब बताएंगे, कमेंट्स बॉक्स में लिख के देंगे, क्योंकि मैं भी तो देखूं कि मैं ही तैयारी कर रहा हूं या आप भी कुछ कर रहे हैं। और आपसे बार बार यही कहना, आपको क्लासेस पसंद आती हैं
तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।